संस्कृत का एक पुराना कोट है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। मतलब सच एक है और जानकार लोग उसे अलग अलग तरीके से कहते हैं। इसी तरह से जो स्वास्थ्य की बात है उसमें भी एक वननेस है, एक एकम सत है। और उस एक सत का मतलब ये है कि अगर आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक है तो आपके पौधों का स्वास्थ्य भी ठीक होगा, आपके अन्न का स्वास्थ्य भी ठीक होगा, आपके फल का स्वास्थ्य भी ठीक होगा, आपकी दालों का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। और जब आपकी इस खाद्यान्न का स्वास्थ्य ठीक होगा तो आपकी थाली में स्वस्थ भोजन होगा। स्वस्थ भोजन होगा तो शरीर भी स्वस्थ होगा। आपका चारा जो पशु का है अगर वो पोषित होगा, वो स्वस्थ होगा, तो आपकी गाय का दूध भी स्वस्थ होगा। उसमें सभी तत्व होंगे और जब सभी तत्व होंगे तो ना तो जिंक की कमी होगी शरीर में, ना आयरन की कमी होगी। और इसी को देखते हुए पूसा ने जो इनिशिएटिव लिया है, यहाँ पर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो सॉयल साइंस डिपार्टमेंट है, ये इस बात को लेकर चिंतित है, चिंतन कर रहा है और रिसर्च कर रहा है कि कैसे हम अपनी मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारें ताकि हमारे खाद्यान्न का और हमारा स्वास्थ्य भी सुधर जाए। और यही है आज की स्मार्ट खेती। ये है पूसा का मृदा विज्ञान विभाग यानी सॉयल साइंस डिपार्टमेंट। और ये वो जगह है जहाँ पर आपके खेत की मिट्टी, आपके क्षेत्र का पानी और आपके पौधों की हेल्थ, उनका स्वास्थ्य, इन तीनों चीज़ों की जांच यहाँ पर की जाती है। यहाँ किस तरह से काम होता है, किस सिद्धांत पर काम होता है, ये हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे डॉक्टर देबाशीष मंडल से। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आप हमें यही बताएं कि जो मृदा विज्ञान विभाग जिस कंसेप्ट पर काम करता है वो कंसेप्ट क्या है? देखिए, मृदा विज्ञान में जो एक महत्वपूर्ण विषय है वो है मृदा परीक्षण। कभी कभी हम इसको भू परीक्षण भी बोलते हैं। मिट्टी, पानी और पौधे का परीक्षण यहाँ पे जो हमारा प्रयोगशाला है यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व किस मात्रा में उपलब्ध है। संतुलन पोषक तत्व के बारे में भी हम आजकल चर्चा करते हैं। तो संतुलन के बारे में हम तभी उसका प्रबंधन कर सकते हैं जब हमें सबसे पहले मिट्टी के बारे में हम जांच करके ये पता लगा सकते हैं कि मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व किस मात्रा में उपलब्ध है। किसानों की जानकारी के लिए मिट्टी में कितने तत्व होते हैं और जो पौधा है, फसल है, उसको कितने तत्वों की ज़रूरत होती है? देखिए, मिट्टी में तो ऐसे लगभग 40 से 50 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, लेकिन पौधे को जो अति आवश्यक पोषक तत्व का नाम दिया गया है उसमें से लगभग 17-18 अभी 18 पोषक तत्व अति आवश्यक है पौधे के लिए। इसमें से 15 पोषक तत्व ऐसा है जो मिट्टी से मिलते हैं और 3 पोषक तत्व ऐसे हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 3 डायरेक्टली मिट्टी से नहीं मिलते हैं लेकिन पानी के माध्यम से मिलते हैं या तो आपका जो वायुमंडल है इससे मिलते हैं। तो कुल मिला के जो 14 अति आवश्यकीय पोषक तत्व हैं वो पौधे को जड़ के माध्यम से मिट्टी से ही मिलते हैं। लेकिन उस मिट्टी में उन तत्वों की कमी या अधिकता पाई जाती होगी? अवश्य। देखिए, कोई भी चीज़ खराब नहीं होते हैं, कोई भी चीज़ अच्छा भी नहीं होते हैं, लेकिन उसका मात्रा इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है। जो चीज़ अधिक मात्रा में होते हैं कई बार वो टॉक्सिक हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन वही अगर थोड़ा सा कमी मिलते हैं तो उसका जो मांग है वो पूरा नहीं हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव अगर अधिक होते हैं तो ये प्रदूषण के रूप से हमारे पर्यावरण को भी ख़राब करते हैं। और दूसरा है कि जो अगर कम होते हैं तो उसका जो कमियां हैं वो जड़ के माध्यम से पौधे में आते हैं, फल में आते हैं, सब्जियों में आते हैं, फिर पशुधन में आते हैं या मानव स्वास्थ्य में आते हैं। तो इसीलिए हमारे अंदर भी ये जो पदार्थ हैं, खनिज पदार्थ या जो पोषक तत्व हैं,
इसका कमियां हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता है। क्या क्या ये सही है कि जितने पोषक तत्व पौधे को चाहिए 17 या 18 आदमी को भी, मानव को भी अपना स्वास्थ्य संपूर्ण रखने के लिए उसे भी क्या उतने ही तत्वों की ज़रूरत होती है? उतना ही तत्व तो बहुत ही आवश्यक हैं, लेकिन इसके अलावा और भी पोषक तत्व हमें मानव शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें एक जानकार मैं आपको देना चाहूँगा कि दुनिया में एक ऐसा देश है जिसका नाम है फिनलैंड। फिनलैंड में जो रासायनिक खाद है वो तब तक नहीं बेचा जा सकता है जब तक उसमें लगभग 15 से 20 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम खाद में अगर 15 से 20 मिलीग्राम सेलेनियम नहीं मिलाया जाएगा, क्योंकि सेलेनियम एक ऐसा चीज़ है जो फिनलैंड के जो आबादी है उसके खून में जांच करके देखा गया था, उसमें बहुत कमियां आ गया था, तो उसके कारण हमारे पूरे स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ रहा था। तो क्या आप डॉक्टर साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में भी इस तरह की स्टडी होनी चाहिए मानव स्वास्थ्य को लेकर, और फिर जो हम मृदा को जो पोषण दे रहे हैं खाद के रूप में, उस पर भी उसी तरह से फिर ध्यान दिया जाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए ये ऑलरेडी हमने जो आपको बताया है कि एक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं ये जो अंतर संयोग हैं, ये अगर मिट्टी से वो पोषक तत्व तो पूरा नहीं हो पाता है तो हमें बाहर से इसका सप्लीमेंट्री मेडिसिन के माध्यम से हम लेते हैं। अब कोरोना काल में आपने ये देखा होगा ज़रूर कि बहुत सारे डॉक्टरों ने आपको जिंक के टैबलेट देते थे, रेकमेंड करते थे। ये इसलिए करते थे क्योंकि जिंक के माध्यम से हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है या इम्यूनिटी बढ़ता है। लेकिन जब आपके फूड सिस्टम में वो जिंक नहीं है तो आपको सप्लीमेंट्री अलग से मेडिसिन खाना जरूरी है। एक्चुअली फूड इज़ द मेडिसिन इफ द प्रॉपर डोज इज़ देयर। मतलब खाद्यान्न में अगर सभी पोषक तत्व अगर संतुलित मात्रा में है तो खाद्यान्न ही आपका मेडिसिन का काम करता है। अगर जैसे हमारे यहाँ आयरन की गोलियां बच्चियों को दी जाती हैं, बच्चों को दी जाती हैं, अगर हमारे खाद्यान्न में आयरन प्रॉपर होगा, संतुलित मात्रा में होगा, तो शायद उन टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट? पूरे दुनिया में लगभग 50% जो वीमेंस हैं, गर्ल्स एंड वीमेंस, उनमें जो एनीमिया है ये बेसिकली देखा गया है। उसका एक कारण है कि लोहा का जो खून में मात्रा वो कम हो जाते हैं। तो ये लोहा का मात्रा हमारे खून में पूरा बनाने रखने के लिए आपको जो फूड है उसमें लोहा का मात्रा होना चाहिए। लेकिन मिट्टी में कई प्रकार के मिट्टी होते हैं। हमारे भारतवर्ष से ऐसा मिट्टी भी है जहाँ पे लोहा का मात्रा बहुत अधिक है, बहुत अच्छा है। जैसे आपको हम बताएंगे कि लाल मिट्टी जो है, रेड सॉइल जो बोलते हैं, लेड लैटेराइट सॉइल, उसमें आयरन की मात्रा बहुत अधिक है। स्पेशली साउथ इंडिया, साउथ के कुछ हिस्से हैं, ईस्टर्न रीजन के कुछ हिस्से हैं, जो पूर्व भारतीय क्षेत्र है, उत्तर पूर्व भारतीय जो क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पे इसकी कमियाँ नहीं है। लेकिन ये जो खनिज हैं इसको पौधे में लाने के लिए जो काम होना चाहिए, जो अवेलेबल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट, वो होना बहुत ही ज़रूरी है। ये मिट्टी के अंदर होते हैं, लेकिन कई बार मिट्टी में होते हुए भी पौधे को प्राप्त नहीं होता है। अगर आपका प्रॉपर ज्ञान है कि आपको पता है कि ये पोषक तत्व है लेकिन ये पौधे को क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, तो उसको घोलने का काम कौन करेगा? ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु हैं, वो उसको घोलने का काम करते हैं। जैसे हमारे पूसा में ही बहुत सारे इस प्रकार के शोध कार्य हो रहे हैं। फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटासियम सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, माइक्रोन्यूट्रिएंट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जैसे जिंक सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, इस टाइप के जो सूक्ष्म जीवाणु हैं जो मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व है उसको घोलने का काम करते हैं, और उसके बाद वो पौधा जड़ के माध्यम से उसको ले पाते हैं, तभी वो खाद्यान्न में या फल में, सब्जियां में ये आ पाते हैं। एक जो पुरानी कहावत है, एक ही सुधारे सब सुधरता है। तो अगर आपने अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधार लिया तो पौधे का स्वास्थ्य भी सुधरेगा, जानवरों का स्वास्थ्य भी सुधरेगा, मानव का स्वास्थ्य भी सुधरेगा, और प्रकृति का स्वास्थ्य भी अपने आप सुधर
जाएगा। यहाँ मृदा विज्ञान में प्रधान वैज्ञानिक हैं डॉक्टर MC मीणा। वो हमें बताने की कोशिश करेंगे एक एक टेस्ट के बारे में। आपका जितना भी जो स्वास्थ्य की जांच होगा वो आपके नमूने पे आधारित है। यदि आपका नमूना सही है तो आगे का प्रक्रिया एकदम सही रहेगी, उसका परिणाम अच्छे आएंगे। लेकिन आपका नमूना सही नहीं है तो आपके जो परिणाम हैं या टेस्ट हैं या वो कितना भी स्पेशलाइज्ड हो, कितना भी अच्छा हो, तो उसका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले किसान भाइयों को जो भी अपना खेत है उससे 2 मीटर चारों तरफ से छोड़ना है, और जो ओपन एरिया है, जैसे कोई बिल्डिंग के पास से नहीं लेना, पौधों के पास से नहीं लेना, और जो ओपन एरिया है वहाँ से 15 से 20 जगह से मिट्टी उठाना है। अच्छा, दूसरी बात है किसान भाइयों को गहराई का ध्यान रखना है। जैसे हमारा सीजनल फसल होती हैं उनकी गहराई हमेशा हम 6 इंच का सैंपल लेते हैं, मतलब सरफेस से 6 इंच तक का, जिससे सेंटीमीटर में हम 0 से 15 सेंटीमीटर कहते हैं। और जब हमें यदि वृक्ष लगाने हैं या हमें बाग लगाने हैं उस टाइम हमें प्रोफाइल सैंपल की ज़रूरत होती है। तो हमें 1 मीटर तक के गड्ढे बनाने हैं, तो उसमें 15 से 20 बनाना मुश्किल है, इसलिए 4 या 5 गड्ढे जितना पॉसिबल है उतना 1-1 मीटर के गड्ढे बनाएं। उस गड्ढे के 3 भाग बनाएं, एक जैसे 0 से 30 सेंटीमीटर का, 30 से 60 और 60 से 90। अब इनका जो ऊपर का जो है 0 से 30 वाला मिट्टी वो एक जगह इकट्ठा कर लें, 30 से 60 वाला एक जगह कर लें और 60 से 90। तो ऐसे बागों का या जो हम कहते हैं कि बहुत बहुवर्षीय जो फसल हैं उनके लिए हमें 3 नमूना बनेगा, और जो हमारी सीजनल फसल हैं जो मासिक फसल अपन बोलते हैं उनके लिए आपका 1 नमूना बनेगा। नमूना आने के बाद वो अपन को लैब में भेजना होता है। लैब में उसका रजिस्ट्रेशन होता है, प्रोसेस होता है। हमारे जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड में, आपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड में देखा कि 12 हमारे जो कारक हैं, जो मिट्टी के कारक हैं जिनको हम पैरामीटर कहते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे सबसे पहला आपका पीएच है, वो मिट्टी का रिएक्शन दिखाता है। जैसे अभी आप देखेंगे ये पीएच मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इससे क्या है, मिट्टी का प्रकृति आता है। जैसे हम कहते हैं अपने भी कभी एसिडिक हो गया, एसिडिटी हो गया, मिट्टियों में भी कभी कभी ऐसे अम्लीयता क्षारीयता होती है, वो हम पीएच से आंकते हैं, और उसका फिर अपन को उसका प्रबंधन बताना होता है जैसा विकार है। जैसे आपका सामान्य है तो पीएच आपका 6.5 से 7.5 के बीच में होगा। यदि 6.5 से मतलब बिलो जाएगा, नीचे जैसे जैसे जाएगा वो मतलब वो अम्लीयता दिखा रहा है, और जैसे पीएच आपका 7.5 से ऊपर जाएगा, 8 और 8.2 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, हम आसानी से फसल उगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो 8.5 क्रॉस करता है तो हमारे पोषक तत्वों की उपलब्धता को वो अफेक्ट करता है, और फसलों को जो उनकी धारण करने की क्षमता है पोषक तत्व, उसको भी घटाता है। तो इसलिए उसमें हमें मैनेजमेंट के लिए अपन वहाँ पे जिप्सम रिक्वायरमेंट का एक टेस्ट होता है, वो भी पीएच के आधार पे हम निर्धारित करते हैं। अम्लीयता में हमारा जो होता है अपना चूना की मात्रा कितना डालना है, इसका भी टेस्ट करना है। तो ये पहले बहुत इम्पोर्टेंट जो हमारा कारक है मिट्टी का, जो उसकी नेचर दिखाता है, प्रकृति दिखाता है। दूसरा हमारा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दूसरा टेस्ट, वो उसमें बताता है कि उसमें जो लवण हैं हमारे घुलनशील लवण, उनकी मात्रा कितनी हो गई। जो मेनली जो उसमें साल्ट सम काम जो इंक्लूड करते हैं वो क्लोराइड और सल्फेट बेस्ड करते हैं। तो जैसे इसी की मात्रा जैसे ही 2 से ऊपर जाएगी तो वो क्या होता है, आपका जर्मिनेशन को इफेक्ट करेगा और पौधों की बढ़वार को अफेक्ट करेगा। और जब आप कभी ऐसी जहाँ टेस्ट में ये लवणीयता जहाँ मिट्टी में आती है, वहाँ आप देखेंगे गर्मियों में कभी कभी वाइट लेयर आपको देखने को मिलती है। तो वो सिंपल इंडिकेशन है, किसान भाई समझ सकते हैं कि हमारी मिट्टियों में लवणीयता की मात्रा है। अब वो कितना है वो आपको टेस्ट से पे आएगा। इसके तीसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट कारक आता है वो हमारा है जैविक कार्बन। जैविक कार्बन का मिट्टियों में ऐसा कार्य है जैसे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का। जैसे आपका हीमोग्लोबिन डाउन होता है, हमारी कार्य करने की क्षमता, हमारी एनर्जी लेवल सब कुछ डाउन हो जाए। मिट्टियों में आज हमारी जो यदि भारतीय मृदाओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा जैविक कार्बन का इफेक्ट है, क्योंकि ये डाउन हो रहा है, और जैसे जैसे डाउन हो रहा है वैसे वैसे हमारी पूरी समस्याएं आ रही हैं। इस डेफिशिएंसी का कारण क्या है सबसे बड़ा, आप जिसे मानते हैं? देखो, इसका सबसे बड़ा कारण तो जो है, जो साइंटिफिकली देखें तो हम जो अननेसेसरी यूरिया डालते हैं, हमको आ रही रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन हमने ज़्यादा यूरिया डाल दिया। तो यूरिया डालने से क्या है, वो नाइट्रोजन ऐड करता है, और नाइट्रोजन और कार्बन वो है, तो CN रेशियो आपका नैरो हो जाता है। और अननेसेसरी यूरिया डाल रहे हैं और ऑर्गेनिक मैन्योर बिल्कुल नहीं डाल रहे। तो वो क्या होता है, वो जो कार्बन है, तो नाइट्रोजन तो आपने ज़्यादा कर दिया, कार्बन कम है तो CN रेशियो कम हो गया।
इससे उसका क्या है, मिनरलाइजेशन और उसका जो अपघटन होता है वो बहुत फास्ट होता है, और इससे वो कभी CO2 के रूप में हमारे एनवायरनमेंट में चला जाता है। दूसरा हमारा जैसे कह लें जलवायु परिवर्तन, जिसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, तो ये भी सब मिट्टियों से आ रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा कारक है। दूसरा हमारा जैसे अभी टेम्परेचर बढ़ना, हम गर्मियों में जुताई करके खेत को खाली छोड़ देते हैं, तो उससे भी जो हमारा कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये सबसे बड़े कारण है। तो इसलिए अभी जो नई पद्धति हमारी जो कृषि की हैं वो ये कहती हैं कि कम से कम जुताई करना है, मिट्टी को खुला नहीं छोड़ना है, कवर करना है, और हम यूरिया जितना रिक्वायरमेंट है उतना डालें, तो हम मिट्टियों में कार्बन को बचा भी सकते हैं और फर्दर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमारा अभी जो ये इसका जो मेन पर्पज़ है सॉइल टेस्टिंग का, वो यही है कि पहले मिट्टियों में उसका लेवल, जो पोषक तत्व जितने हमारे हैं, हमने जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड में बताया आपको 12 कारक अपन लेते हैं, तो हमारे एसेंशियल जो पोषक तत्व हैं, जो एकदम नीड है, उनकी ज़रूरत है, उनका यदि लेवल कम है तो ही हम डालें, अदरवाइज हमें मेंटेनेंस डोज डाल के हमें छोड़ना है। इसलिए मेजरमेंट जरूरी है। अभी आपने यहाँ पर मिट्टी की जांच को समझा, लेकिन मिट्टी के साथ साथ पानी और प्लांट का एनालिसिस भी उतना ही ज़रूरी है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट हैं, उसके जो मेजरमेंट हैं वो पूरे हैं या नहीं हैं। यदि पानी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, उसमें भी लवणीयता, क्षारीयता या और कई तरह के विकार उसमें होते हैं, और ऐसे पानी को लगातार यदि हम यूज करते हैं खेती में, तो वो विकार अपनी मिट्टियों में आ जाते हैं। जैसे लवणीयता हो जाएगी, क्षारीयता हो जाएगी, या कभी कभी कोई पॉल्यूटेंट है तो वो भी एक्यूमुलेट होंगे, और हमारी जो प्रोड्यूस की गुणवत्ता है उसको सिंपल भाषा में मिट्टी में रेह लग जाती है। यस, तो ये सब क्या है ना, पानी का एक सोर्स है जिससे ये आती है। रेह जो होता है ये सबसे ज़्यादा पानी से आता है, तो पानी की भी जांच उतनी ही ज़रूरी है जितनी मिट्टी की है। तो अभी जितने टेस्ट हमने देखे, तो उसमें भी आपका जैसे pH है, आपकी विद्युत चालकता है, आपका उसमें जैसे कैल्शियम की मात्रा, मैग्नीशियम की मात्रा, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट कितना है, उसके आधार पे उसके कुछ उसके कारक और गुणांक हैं जिनको हम करके, और ये आपका मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो जांचते हैं, और उससे ये पता लगता है कि ये पानी किस किस क्रॉप के लिए फिट है या ये अनफिट है। अनफिट है तो क्या हम उसको, उसका कुछ जो मिनिमम हम उसको प्रबंध करके क्या उसको यूज कर सकते हैं खेती में, ये परामर्श हम पानी की देते हैं। और प्लांट में क्या होता है, जैसे मेनली आपकी जो हमने बताया, जैसे बागवानी फसलें हैं या पेरिनियल हैं, इनमें कभी कभी कुछ विजुअल सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं, तो देखने से किसान को लगता है कि इसमें कुछ बीमारी आ गई या इसमें कुछ पोषक तत्वों की कमी आ गई। उसको कंफर्म करने के लिए हम उनके सैंपल लेते हैं और उनका जैसे पहले उनको ड्राई करते हैं, ड्राई करके उनका डाइजेशन होता है, मतलब वो जो पोषक तत्व हैं उनको हमको सॉल्यूशन में लाना होता है, और एक बार सॉल्यूशन में आ गया, फिर जितने टेस्ट हमने मिट्टी के लिए किए उसी तरह से पूरा आपका NPK, माइक्रोन्यूट्रिएंट सबका टेस्ट होता है, और उसको नॉर्मल कंसंट्रेशन से हम जांचते हैं कि ये कम है या ज़्यादा है। कभी कभी एक्सेस होने भी टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो ये सब अपन को जो अपना जो प्लांट का सैंपल लेते हैं, पौधों की पत्तियां का लेते हैं, कभी पूरा जैसे जो सॉफ्ट प्लांट होता है उसको पूरा प्लांट ही हम ले लेते हैं, जैसे क्रॉप के केस में। लेकिन जितने बागवानी फसल हैं उनमें ज़्यादातर पत्तियां का टेस्ट हम करते हैं। दूसरा है कि एक आपका इनपुट और इम्पोर्टेंट होता है, वो मेन्योर है। हम जैसे किसान भाई को कहते हैं परामर्श में कि भाई एक अच्छी गुणवत्ता वाला मेन्योर आपको यूज करना है। अब इसकी गुणवत्ता के भी टेस्ट होते हैं, उसमें भी आपका सबसे इम्पोर्टेंट pH है, विद्युत चालकता है। जो विद्युत चालकता है ये किसान भाई का कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। किसान भाई अनजाने में वो सोचता है जिसमें गोबर की मात्रा ज़्यादा है वो अच्छा क्वालिटी का खाद है, लेकिन उसमें विद्युत चालकता यदि 1:5 रेशियो में मेजर करके 4 से अधिक है, वो हमारे FCO में भी मेंशन है, यदि 4 से अधिक है तो वो खाद हमारे सब्जियों के लिए और खेती के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसलिए उसकी गुणवत्ता जांचना भी उतना ही अच्छा ज़रूरी है जितना हमारा मिट्टी और पानी की। तो ये मिट्टी, पानी और पौधे तीनों की जांच का जो एक डॉक्टर MC मीणा ने यहाँ पर हमें बताया, लेकिन एक और ख़ास बात है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो पूरी की पूरी लैब है, ये लैब तो 1955 के आसपास बनी, लेकिन अभी ये पूरी की पूरी लैब इस छोटी सी मशीन के अंदर पूसा के इन वैज्ञानिकों ने इसे समेट दिया है, और अभी ये कमर्शियल लेवल पर पूरे देश के अंदर और देश के बाहर भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उस तरह से ये जा रही है, और हिंदुस्तान के हर KVK तक ये पहुंची है। ये कैसे काम करती है,
ये भी डॉक्टर मीणा हमें बताएंगे। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल साहब, एक्चुअली इसका पर्पज़ यही था कि जैसे हमारे अभी भी देश में बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे या तो केवीके की पहुँच नहीं है या हमारी प्रयोगशालाओं की पहुँच नहीं है। उन लोग वहाँ पे भी लोग आजकल जो जितना भी उर्वरक यूज करता है वो ऐसे ही अपने मन से करता है, कोई उनका टेस्ट नहीं होता है, परीक्षण नहीं होता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और दूसरा क्या है, कुछ किसान भाई हैं जिनका मतलब कहते हैं ना प्रयोगशाला में विश्वास नहीं है, तो ये यदि हमने ये सोचा कि ऐसा कुछ टूल हम डेवलप करें जिससे ये किसान के सामने ही मिट्टी की जांच करे और उसी के आगे उसको बताए भाई आपकी मिट्टी की क्या गुणवत्ता है, क्या पैरामीटर है। और इसकी एक खासियत और है, ये टेस्ट के साथ साथ फर्टिलाइज़र की परामर्श भी देता है। वही टेस्ट वैल्यू के आधार पे इसमें एट ए टाइम हम 100 सैंपल का मेमोरी ले सकते हैं और उसके बाद ये फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन देता है। उसमें 2 चीज़ पूछता है, एक क्रॉप का नाम, फसल का नाम क्या है, दूसरा वहाँ पे सोर्स क्या अवेलेबल है, मतलब फर्टिलाइज़र कौन कौन से अवेलेबल हैं। ये 2 चीज़ लेने के बाद ये आपको जो फर्टिलाइज़र की परामर्श देगा वो जैसे केजी पर एकड़ में देगा, प्रोडक्ट का, कोई एनपीके का नहीं देगा। प्रयोगशाला हमेशा एन और P2O5 K2O देता है, जो फार्मर को समझने में दिक्कत है। लेकिन ये जो मशीन है ये आपको प्रोडक्ट के रूप में और पर एकड़ के रूप में परामर्श देता है और इसको आप एक गांव से दूसरे गांव ले जा सकते हैं। ये सिंपल, इसके 3 पार्ट हैं। आप देखेंगे, एक ये मीटर है, दूसरा शेकर है और ये रिएजेंट किट है। तो ये 3 चीज़ आप आराम से बाइक पे या अपना कोई इलेक्ट्रिक जो भी रिक्शा वगैरह आजकल बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, इस पे रख के आप एक गांव से दूसरे गांव। और हम तो ये कहते हैं अभी जो अपने एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं या जो अनएम्प्लॉयड जो यूथ है वो इसको लेके, और इसका 3 दिन का ट्रेनिंग के बाद इसको हर कोई इसको चला सकता है, मिट्टी टेस्ट कर सकता है और फर्टिलाइज़र की परामर्श दे सकता है। तो हम जो एक बात शुरू में यहाँ पर चली थी कि केवल हमें हमारे स्वास्थ्य की बजाय हमारे जो हम खाते हैं उस खाद्यान्न का स्वास्थ्य कैसा है, वो खाद्यान्न जहाँ पर उगा है उस मिट्टी का, पानी का स्वास्थ्य कैसा है। और वास्तव में तो बेस वही है, उस मिट्टी का स्वास्थ्य अगर ठीक था तो उस खाद्यान्न का स्वास्थ्य भी ठीक रहा होगा जो हमने खाया है, चाहे वो फल था, चाहे वो सब्जी थी, चाहे वो अन्न था। और अगर उसका स्वास्थ्य ठीक था तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक ही रहेगा। ये जो वननेस है, इस वननेस के लिए इसकी समझ जो है वो ज़रूरी है। और ख़ास बात यह है कि ये देश भर के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों तक ये मशीन जा चुकी है। आपके ज़िले में जो कृषि विज्ञान केंद्र है, आप अपने खेत की मिट्टी, जैसे डॉक्टर मीणा ने बताया, ऐसे 10-15 जगहों से लेकर आप उसे वहाँ पर चेक करा सकते हैं। आप बाग लगाने वाले हैं तब आप उसे कैसे लेंगे और कैसे चेक कराएंगे, ये भी उन्होंने बताया है। और यही जो सारी कैपेसिटी है, इसको समझने के लिए, सीखने के लिए, मैंने आपको बताया 1955 से यहाँ पर देश भर में जो वैज्ञानिक नए रिक्रूट तैयार होते हैं वे यहाँ कम से कम 20-21 दिन की ट्रेनिंग लेते हैं। आज भी यहाँ पर करीब 5 राज्यों से 25 ऐसे साइंटिस्ट हैं जो आगे चल कर के एक लैब ऑपरेटर के तौर पर वो देश को अपनी सेवाएं देंगे। तो हम यहाँ पर उन ऑपरेटर्स से, उन साइंटिस्ट से भी आपको मिलवाएंगे, रूबरू कराएंगे। आइए मेरे साथ। मिट्टी हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मिट्टी का जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर इंसान और पशु का स्वास्थ्य भी वो रिलेवेंट रहता है। और मिट्टी में जो हम लोग को जो पोषक तत्व जो देते हैं तो वो पोषक तत्व हम लोगों को भी मिलता है। तो मिट्टी हमारे लिए माँ है, तो माँ को हम जैसे प्यार करते हैं तो मिट्टी को भी प्यार करना चाहिए। जितना इंसान का स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट है उतना ही मिट्टी का स्वास्थ्य भी अपने लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मिट्टी से जो हम ग्रो करते हैं उसी को हम खाते हैं, तो वो चीज़ बैलेंस रहती है। कि यदि पूरे भारतवर्ष में बात की जाए तो 70% महिलाएं एनीमिया से ग्रसित है और 50% बच्चे हैं वो जिंक से ग्रसित हैं, जिंक डेफिशिएंसी से ग्रसित हैं। तो आप यदि वो आएगा कहाँ से, वो पेड़ पौधों से ही आएगा। तो पेड़ पौधों से कहाँ से आएगा, वो मिट्टी से ही आएगा। तो मिट्टी स्वास्थ्य हमारे लिए इतनी ज़रूरी है कि आज की पूरे विश्व भर में लगभग 2 मिलियन बच्चे हर वर्ष मरते हैं सिर्फ जिंक और आयरन की डेफिशिएंसी से। हम सब जानते हैं कि 1960 में हरित क्रांति आई थी, तब हमारा मुख्य उद्देश्य था कि हम पूरे देश का भोजन की पर्याप्ति के लिए खाद्य उत्पादन कैसे करें। पर आज की स्थिति में हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हम अपने मृदा के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कि आने वाली जनरेशन को भी प्रोडक्शन मिल पाए, उनके लिए भी खाद्य उत्पादन हो पाए और कम से कम फर्टिलाइज़र का यूज़ करें जिससे सरकार पर भी कम भार पड़े, सब्सिडी सरकार को कम देनी पड़े और हमारी मृदा का स्वास्थ्य भी बचा रहे। अगर 100
सॉइल हेल्थ अच्छा नहीं है देन प्लांट का हेल्थ भी अच्छा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिंक सॉइल में, अब इंडियन सॉइल्स में जिंक, बोरॉन एंड आयरन इज़ बहुत डिफिशिएंट है। सो इसीलिए प्लांट में भी वो डिफिशिएंट है, जो उसको खाता है एनिमल खाता है और ह्यूमंस भी खाते हैं, उसको भी डिफिशिएंसी ज़्यादा है। सो सॉइल हेल्थ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अगर हम सॉइल टेस्ट करेंगे जो डिफिशिएंट है सॉइल में, उसी का फर्टिलाइज़र देना काफ़ी पड़ेगा, अदरवाइज़ ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर अपनी माँ अच्छी होती हैं तो उससे जन्म लेने वाला बच्चा भी जो होता है हेल्दी होता है। उसी प्रकार से अगर अपनी मिट्टी सही है, जैसा कि अपन जानते हैं कि मिट्टी जो होती हैं माँ होती हैं, वो सारे देश को भोजन प्रोवाइड करती हैं। अगर मिट्टी सही होगी तो उससे जो भी अपने को भोजन मिलेगा वो उसमें समान उपयुक्त मात्रा में जो पोषक तत्व भोजन में होना चाहिए वो उपस्थित होंगे। तो जिस प्रकार से अगर मिट्टी सही होगी तो उससे जो उत्पादन मिलेगा वो भी सही होगा। यहाँ पर 21 दिन में स्टेप बाय स्टेप क्या सीखा गया है, ये भी साथ में। ये 21 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है सर। यहाँ पे हमें विभिन्न जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं सर, उनके बारे में, उनकी गुणवत्ता हम कैसे निकालेंगे मृदा में हमें उनकी गुणवत्ता कैसे प्राप्त होगी, उसके बारे में हमें 21 दिनों में बताया जाएगा। अगर मिट्टी के अंदर जिंक की कमी है, अगर मिट्टी के अंदर आयरन की कमी है, तो वो कमी पूरे हिंदुस्तान में दिखाई देती है और उस कमी के जो दुष्प्रभाव हैं वो कितने बच्चों की जान उससे चली जाती है, कितनी लाखों की संख्या में महिलाएं जो हैं वो जो आयरन की कमी है, डेफिशिएंसी है, उसकी शिकार होती हैं, ये पूरा देश देखता है। लेकिन इसके उलट अगर हम अपनी मिट्टी पर ध्यान देते हैं, उसके स्वास्थ्य को अगर मेंटेन कर पाते हैं, तो हम जाहिर तौर पर ये जो हमें ऊपर उसके दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं वे नहीं दिखाई देंगे। और वो ना दिखाई दें, इसी के लिए पूसा का ये एक प्रयास है जो लगातार चल रहा है, जारी है और आगे बढ़ रहा है अपनी पूरी स्मार्टनेस के साथ। अगर आपके यहाँ भी आपने कोई स्मार्टनेस के तरीके से अपनी खेती को किया है तो आप हमें ज़रूर बताइए, हम आपके यहाँ तक आएंगे और दुनिया को दिखाएंगे आपके यहाँ की स्मार्ट खेती।